नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। बड़ा अपडेट, जहां उत्तर विधानसभा भोपाल में आज शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मध्य प्रदेश दौरा है। आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भोपाल में चुनाव प्रचार का ब्रजेश पाठक आज चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही साथ उत्तर विधानसभा भोपाल में आज शक्ति सम्मेलन का प्रदर्शन भी किया जाएगा, आयोजन भी किया जाएगा। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी जानकारी, जहां डिप्टी सीएम आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। भोपाल में चुनाव प्रचार करने के लिए ब्रजेश पाठक मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तर विधानसभा भोपाल में आज शक्ति सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और साथ ही साथ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी डिप्टी सीएम करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और उत्तरी विधानसभा के में आज दौरा करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं सम्मेलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी के जो बड़े नेता हैं लगातार वो मध्य प्रदेश में जा उतर चुके हैं चुनावी माहौल में और पूरी कोशिश हर हालत में वापस एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया और सभी नेताओं को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई है कि हर हाल में चुनाव जीतना है और मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी करनी है। इसको लेकर ब्रजेश पाठक भी लगातार पसीना बहा रहे हैं। इसके पहले भी ब्रजेश पाठक लगातार दौरे में थे और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए और ये टटोला जाए कि कार्यकर्ताओं में क्या, कई बार ये शिकायतें मिल रही थी कि कई कार्यकर्ताओं में रोष है। तो क्या रोष है? चुनाव के पहले ये ताकत देंगे कि हम आपके साथ हैं और आपको हर हाल में चुनाव जीतना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से ब्रजेश पाठक इसमें माहिर माने जाते हैं। तो ब्रजेश पाठक को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि नेता भी वहां पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक के साथ साथ। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से बीजेपी के नेता इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता है वो जो मध्य प्रदेश के नेता विधायक हैं मौजूद रहेंगे। जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और संगठन के जितने नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ब्रजेश पाठक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ब्रजेश पाठक लगातार मध्य प्रदेश और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता वापसी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए P20 देशों के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये समिट एक महाकुंभ है, आप सभी लोगों का यहाँ आना शुभ है। इन दिनों भारत में त्योहारी सीजन चल रहा है। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 अक्टूबर को हो रहा है। इसमें G20 देशों के सांसद, अध्यक्ष और सभापति हिस्सा लेते हैं। पीएम मोदी ने P20 समिट को संबोधित करते हुए इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं है। हमें दुनिया को एक परिवार की तरह देखना होगा। संघर्ष किसी के हित में नहीं है, ये शांति का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए। इजरायल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने P20 देशों के नेताओं को संबोधित किया। बता दें कि 25 प्रेजेंटिंग अतिथि यहां पहुंचे थे और साथ ही साथ करीब 20 स्पीकर यहां देशों के पहुंच रहे थे, जिन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों के मद्देनजर की गई तैयारियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शारदीय नवरात्रि में प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर हुई तैयारियों का गहनता से जायजा लिया। सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्रि पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आगामी एक महीना त्योहारों के दृष्टिगत खासा संवेदनशील है। वहीं सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि भूमि विवाद के मामले में अधिकारी खास सतर्कता बरतें। किसी मामले के निस्तारण में लापरवाही पर कमिश्नर और डीएम जिम्मेदार माने जाएंगे। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि पर कार्रवाई होगी तो मंडलायुक्त और डीएम भी जवाबदेह होंगे। तो लापरवाह अधिकारियों
पर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही अधिकारियों की ओर से बरती गई तो इसके जिम्मेदार भी अधिकारी होंगे। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इसी को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही इस दौरान देखी गई तो उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है। यही वजह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांकी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिससे पहले सरकार और आयोग दोनों को अपना शपथ पत्र दाखिल करना होगा। म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए तैयार चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में लगातार डेंगू का कहर जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर बरपा हुआ है। फॉगिंग कराकर खानापूर्ति की जा रही है। बता दें कि नगर निगम फॉगिंग करा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का असर डेंगू पर इसका नहीं देखने को मिल रहा। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से इस वक्त का बड़ा अपडेट, जहां फॉगिंग कराकर खानापूर्ति नगर निगम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मरीज डेंगू के यहां लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी में लगातार डेंगू का कहर जारी है। ऐसे में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में 35 मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर बना हुआ है। फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन उसका सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। नगर निगम फॉगिंग कराकर खानापूर्ति में लगा हुआ है। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी ने कहा कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार की तैयारी अधूरी है, जिस वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव के लिए अभी तक कार्यक्रम इसलिए भी घोषित नहीं कर पाया क्योंकि अब तक प्रदेश में कई निकाय ऐसे हैं जहां परिसीमन होना है, जबकि ओबीसी वर्ग की आरक्षण सूची भी तैयार की जानी है। साथ ही जिन वार्डों का परिसीमन होना है उनमें वोटर लिस्ट भी बनाई जानी है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। शायद यही वजह है कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर तैयार नहीं है। विपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कौंथाल का कहना है कि निकाय चुनाव सरकार के संज्ञान में है और जल्द ही धामी सरकार इस पर निर्णय लेगी। बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनावों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है राज्य सरकार पर। विपक्ष का कहना है कि निकाय चुनावों की ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार का पूरा ध्यान लोकसभा चुनावों को लेकर लोकसभा के चुनावों में लगा हुआ है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई सवाल भी इसे लेकर उठाए हैं। धामी सरकार पर सवाल करते हुए विपक्ष ने कहा है कि लगातार निकाय चुनावों का जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य में किसी तरह की तैयारियां निकाय चुनावों को लेकर नहीं है। राज्य सरकार जो है पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव में काफ़ी देरी बरती गई और आज वही उत्तराखंड में भी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो गंभीर नहीं है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब निकाय चुनाव एक अपनी इंडिविजुअल इकाई जो शहर नगर पालिकाओं नगर पंचायतों नगर निगमों में काम करती है और लोगों को उसमें जो है काफ़ी सहयोग मिलता है, उनके लिए गंभीर नहीं है। तो आप सरकार की गंभीरता जो है कि आप समझ सकते हैं। देखिए, सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीज़ों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई हैं। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीज़ें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। निश्चित रूप से समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर निर्णय लेंगे। तो वहीं हिंदू मंदिरों पर और सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों के विरोध में साधु संत संस्कृति संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। आगामी 2 से 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा से जुड़े पदाधिकारी इसका आयोजन करेंगे। संस्कृति संसद में देश के सभी मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के साधु संतों को बुलाया गया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म के अपमान को संत समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार की परिस्थिति बनाई गई, राजनीतिक कारणों से हिंदुओं को गाली देना कि हिंदुओं ने एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल को सत्ता क्यों सौंप दी, इसके लिए बदला लेने के लिए आप गाली गलौज की भाषा और सनातन उन्मूलन की बात तक आ गए। हमने तो आपसे नहीं पूछा कि जब मुसलमानों ने 18 फतवे जारी करके चर्च से लेटर जारी हुआ था कि 1 साल तक रविवार को जाएं चर्च में और प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी सत्ता से चला जाए, तब तो हमने यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं की। आप अब इस स्तर पर उतर गए कि हिंदुओं को मिटा देना है, सनातन का उन्मूलन करना है। सनातन धर्म है, उसकी संस्कृति के ऊपर आघात का प्रयास किया गया। उसको रोकने के लिए संतों का एक मीटिंग बुलाया गया जिसमें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम के सभी बड़े धर्माचार्यों का एक सम्मेलन होगा। उसमें विचार मंथन होगा। जिन जिन के प्रभाव क्षेत्र में जो राजनेता हैं वो उनको पहले जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके अनुसार ज्ञान की भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक ये प्रयास हम लोगों ने किया है। बार बार सनातन पर हमला करने की चेष्टा, संविधान की शपथ लेने के बाद अगर कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसको रोकने का संविधान के अनुसार कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तो समाज में जो भी लोग रहते हैं सब पीड़ित हैं और सब लोग आकर के आश्रमों में, अखाड़ों से सब जुड़े हुए हैं, सब संतों के आगे इस प्रकार का गुहार करते हैं। तो उसके रोकने के लिए ही हम लोगों ने एक संतों का सामूहिक रूप से बड़ा सम्मेलन करने का समाज में हमारी बहन बेटियों। वहीं वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं के साधु संत इस संस्कृति संसद में मौजूद रहेंगे। संतों का कहना है कि हमारी संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया गया है। इसी को लेकर, इसी को याद दिलाने के लिए संस्कृति संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम संत शामिल होंगे। धार्मिक संस्थाओं के साधु संत भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आगामी त्योहार जैसे नवरात्रि, दशहरा, दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत डीसीपी सेंट्रल अर्पणा रजत कौशिक ने पुलिस फोर्स के साथ फूड पेट्रोलिंग की। उन्होंने मध्य जोन के अलग अलग थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, चौराहों में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चेकिंग अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गतिविधि जो है वो ना हो त्योहारों के दौरान। बता दें कि दिवाली और दशहरे को लेकर डीसीपी ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसे लेकर किसी भी तरह की परेशानी या स्थानीय लोगों को ना हो और त्योहारों में किसी भी तरह की
आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक घटना ना घटे। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। पेट्रोलिंग के दौरान प्रशासन जो है यहाँ निगरानी करता हुआ नजर आया और जितने भी गली और सड़कों का मुआयना भी प्रशासन करता हुआ नजर आया। मिशन शक्ति अभियान के तहत पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस प्रशासन नजर आया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इजरायल और हमास जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों से एकजुट होने की गुहार लगाई है। रईसी ने इजरायल के खिलाफ इस्लामिक और अरब देशों को लामबंद होने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अरब देशों के दौरा शुरू कर रहे हैं। इस दौरान वो इराक और लेबनान भी जाएंगे। इस दौरान ईरान के राजदूत ने कहा कि गाजा के खिलाफ ये अपराध और उनके खतरनाक प्रभाव के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री का ये दौरा आज से शुरू होगा। वो पहले इराक और उसके बाद लेबनान के दौरे पर होंगे। बीते 24 घंटों में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अलग अलग फोन वार्ताएं की। इस दौरान उन्होंने इजरायली हमास जंग पर ही चर्चा करते हुए फिलिस्तीन के लिए समर्थन की मांग की है। तो वहीं इजरायल में फंसे भारतीयों का पहला जत्था विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंच गया है। पहले जत्थे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर कुल 212 लोग भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। लोगों ने दिल्ली पहुंचते ही भारत सरकार को धन्यवाद भी किया। उनका कहना है कि हम अपने देश में हैं, बहुत खुशी हो रही है। बता दें कि हमास ने शनिवार सुबह इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। हमले में दोनों पक्षों के करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जिसके तहत 212 भारतीयों को भारत लाया गया है। तो वहीं भारत लौटने पर भारतीयों के चेहरे खिले हुए थे। ऑपरेशन अजय के तहत पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों को भारत लाया गया और सभी भारतीयों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। मानव तस्करी सिंडिकेट में शामिल 3 बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस ने खुलासा किया है कि सिंडिकेट को विदेश से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, जिसमें से करीब 1.50 करोड़ रुपए गिरफ्तार हुए तीनों बांग्लादेशी नागरिकों के खातों में भेजे गए थे। इस रकम का इस्तेमाल बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराकर भारत लाने और उनकी भारतीय नागरिकता के कूट रचित दस्तावेज बनाने में किया गया था। तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत आज 13 अक्टूबर को 3 दिनों की यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की उनकी यात्रा संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए आरएसएस नेताओं द्वारा देश भर में की जा रही यात्राओं के मध्य हो रही है। संघ ने बताया कि इस यात्रा के दौरान आरएसएस प्रमुख इस केंद्र शासित प्रदेश में संगठन के कामकाज और संगठन द्वारा चलाई जा रही सामाजिक उत्थान गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगले दिन एक समन्वय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही कठुआ में स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो 3 दिनों की यात्रा पर मोहन भागवत जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत आज जम्मू कश्मीर जाएंगे और 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। साथ ही साथ इस यात्रा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी मोहन भागवत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। वहीं 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है।
इसके बाद 24 अक्टूबर से सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे और आगामी 5 नवंबर तक दलों का चुनाव प्रचार प्रसार जारी रहेगा। 7 नवंबर को प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। प्रथम चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी भर सकेंगे, हालांकि उन्हें शपथ लेने जिला निर्वाचन कार्यालय जाना होगा। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों में पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान के लिए काफी समय है, ऐसे में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को 11 और 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सरताज सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बड़े भारी और दुखी मन से मैंने सरताज जी के अंतिम दर्शन किए। वो नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे और जनता के दिलों पर राज करते थे। वो पूरे प्रदेश के नेता थे। राज्य की सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश में PWD के सड़कें बनाने के लिए जो काम किया वो अद्भुत था। आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि एक सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसी वजह से कि इस बैठक को काफी खास माना जा रहा है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। बिहार सरकार दुर्गा पूजा से पहले बिहार वासियों को कोई बड़ा उपहार भी दे सकती है। नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के फैसले पर भी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी।